वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो बेटा हमारा टॉपिक चल रहा है इंश्योरेंस, जिसमें वी आर डूइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। द थर्ड वन इज़ आइडेंटिटी, प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी जो है बेटा वो लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर और सभी इंश्योरेंस चीज़ों के ऊपर की जा सकती है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि किसी की लाइफ की क्या वैल्यू है ये पता करना बहुत इम्पॉसिबल सा काम है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी implies to all contract except contract of life insurance because estimation regarding the loss of life cannot be made. The objective of contract of insurance is to compensate to the insured for the actual loss he has incurred. This contract provides security from loss and no profit can be made out of these contracts. तो बेटा इस प्रिंसिपल का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल आपको जितने अमाउंट तक का लॉस हो रहा है इंश्योरेंस कंपनी आपको सिर्फ उतना ही पे करेगी, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि इंश्योरेंस जो है, बीमा जो करवाए जाते हैं वो अपने लॉस को कवर अप करने के लिए करवाए जाते हैं, इसलिए नहीं ताकि आप उसमें से प्रॉफिट कमा सको। ठीक है, सपोज़ आपने इंश्योरेंस 2 लाख का करवाया हुआ है लेकिन आपको जो लॉस हुआ है वो सिर्फ 1 लाख का हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 2 लाख नहीं सिर्फ 1 ही लाख देगी। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी आपको ये इंश्योर कर देती है कि आपको लॉस होने से पहले आप जिस फाइनेंशियल पोजीशन में थे हम आपको उसी फाइनेंशियल पोजीशन में दोबारा कर देंगे। ठीक है, बस। लेकिन इससे ज़्यादा का जो लॉस क्या, उससे ज़्यादा लॉस हुआ ही नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी देगी ही क्यों? ठीक है, तो इंश्योरेंस जो है वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं करवाए जाते हैं और ना ही इंश्योरेंस कंपनी ये अलाउ करती है कि आप उसकी किसी प्रिंसिपल को तोड़कर किसी भी तरीके से प्रॉफिट अर्न करें। ठीक है, तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी। इट मीन्स टू कंपेंसेट फॉर द एक्चुअल लॉस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ प्रॉक्सिमेट कॉज। तो प्रॉक्सिमेट कॉज का मतलब ये है बेटा कि आपने जो बीमा करवाया है वो जिस रीज़न से करवाया हुआ है। अगर आपने फायर इंश्योरेंस करवाया है तो आपको फायर की वजह से अगर नुकसान होता है तो इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं। सपोज़ आप गुड्स जो हैं वो पानी के थ्रू यानी ओशन के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, और आपने मरीन इंश्योरेंस करवाया हुआ है। ठीक है, अगर आपके गुड्स जो हैं वो समुद्र में उनका लॉस हो जाता है, डूब जाते हैं या उनके साथ समुद्र में कुछ हो जाता है तो आपको जो है कंपनसेशन मिलेगा। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि आपके गोदाम में ही आग लग जाए और आपको लॉस हो जाए आपके गुड्स का, तो फिर वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी आपको कोई कंपनसेशन नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि आपने जो इंश्योरेंस करवाया था वो मरीन इंश्योरेंस करवाया था, फायर इंश्योरेंस नहीं करवाया था। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी विल कंपनसेट फॉर द लॉस इनकर्ड बाय द इंश्योर्ड ड्यू टू द रीज़न मेंशन्ड इन द इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, तो रीज़न जो है उसी की वजह से अगर आपको लॉस होता है तो आपको बीमे के पैसे मिलेंगे, अदरवाइज़ नहीं। But if the losses are incurred due to reasons not mentioned in the insurance policy, then principle of proximate cause or the nearest cause is followed. नेक्स्ट वन इज़ बेटा प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। तो ये प्रिंसिपल क्या कहती है? प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन आपको ये कहती है कि जब इंश्योर्ड को इंश्योरेंस का पैसा मिल जाता है तो उसके बाद जिन गुड्स के ऊपर उसे अमाउंट रिसीव हुआ है उन गुड्स की ओनरशिप जो इंश्योरेंस कंपनी के पास चली जाती है। चलिए देखते हैं क्या है। सो दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ आइडेंटिटी। एज पर दिस प्रिंसिपल, when any insurance company compensates the insured for the loss of any of this property, then all rights related to the property automatically get transferred to the insurance company. ठीक है, तो ये सब्रोगेशन जो है बेटा वो भी लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर फॉलो नहीं होता है। ठीक है, पहली बात। अब देखिए कि सपोज़ आपने जो बीमा करवाया था वो गुड्स का बीमा करवाया था फायर इंश्योरेंस के थ्रू, और आपके गोदाम में आग लग जाती है जिससे आपके सारे गुड्स जो हैं वो जल जाते हैं। तो जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको इंश्योरेंस दे देगी। आप क्लेम करोगे तो जितने तक के आपके गुड्स का डिस्ट्रॉय हुआ है वो इतना आपको पे कर देगी। लेकिन बेटा जो अगर बाई चांस ऐसा कुछ है कि कुछ गुड्स रिमेनिंग आधे जले हुए रह गए हैं जिनसे इंश्योरेंस कंपनी कुछ मनी अर्न कर सकती है उनको सेल करने के बाद, तो वो जो गुड्स हैं वो फिर इंश्योरेंस कंपनी के अंडर आ जाएंगे। ठीक है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर या उन गुड्स के ऊपर अब जो है इंश्योरेंस कंपनी का अधिकार हो जाता है। अब वो उसका ओनर हो जाती है। वो चाहे तो उन जले हुए गुड्स को जले हुए गोदाम से कुछ भी कर सकती है। वो अब उनकी प्रॉपर्टी है, आपकी वो प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन।
नेक्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। तो देखो इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इफ अ पर्सन हैज़ टेकन मोर देन वन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द सेम रिस्क देन ऑल द इंश्योरर्स विल कॉन्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ लॉस इन प्रपोर्शन टू द अमाउंट एश्योर्ड बाई ईच ऑफ दैम एंड compensate him for the actual amount of loss because he has no right to recover more than the full amount of his actual loss। सपोज बेटा ऐसा होता है कि आपने इंश्योरेंस जो है वो एक इंश्योरेंस कंपनी की बजाय दो इंश्योरेंस कंपनी से करवा रखा है, ठीक है। तो उस केस में जो लॉस होगा, जो लॉस हुआ है उसका जो कंपनसेशन दिया जाएगा वो दोनों इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा मिलकर उसी रेशियो में दिया जाएगा जितने अमाउंट तक का आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ है, ठीक है। इट मीन्स इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगी आपस में, ठीक है। आपस में दोनों मिलकर कंट्रीब्यूशन देंगी आपका इंश्योरेंस क्लेम का, ठीक है। अगर सपोज़ कीजिए कि आपने दो बीमा करवाए हुए हैं, एक बीमा आपने 2 लाख का करवाया है, एक बीमा आपने 1 लाख का करवाया है अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से, और आपको लॉस हो जाता है, तो जितने का आपको लॉस हुआ है उतने अमाउंट तक का जो आपको बीमे का पैसा मिलेगा वो दोनों इंश्योरेंस कंपनी 2:1 में कंट्रीब्यूट करेंगी, ठीक है। 2:1 में, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज का आपस में रेशियो क्या है, 2:1 है, ठीक है। तो ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। और ऐसा नहीं है इसमें कि आपको एक कंपनी अलग से कंट्रीब्यूट कर देगी सारा जितने का आपको लॉस हुआ है दूसरी अलग से कर देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अदरवाइज़ ये तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा और प्रॉफिट हम अर्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल लॉस जितना भी हुआ है वो दोनों इंश्योरेंस कंपनी मिल के आपको पे करेंगी, ठीक है। ध्यान रखेंगे एक्चुअल लॉस ओनली। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन क्या कहता है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ये कहता है कि आप आंखें बंद करके मत बैठिए हमारे भरोसे। इट मीन्स आपने अगर इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोच लेंगे कि लॉस होता है तो होने दो, हमें तो इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सपोज़ आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ है अपने गोदाम का और जिसमें जितने भी गुड्स हैं उसका आपने इंश्योरेंस करवाया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रात को वहाँ पे चौकीदार ही नहीं बिठाएंगे या फिर आप वहाँ पे लॉक नहीं लगाएंगे कि चोरी होगा तो हो जाने दो, थेफ्ट होगा तो हो जाने दो, हमने तो इंश्योरेंस करवाया हुआ है, थेफ्ट इंश्योरेंस। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी खुद की ड्यूटी है कि आप किसी भी तरीके से ये कोशिश करें कि जो आपको किसी भी तरीके से आपको लॉस ना हो, कोई डैमेज ना हो, ये सुनिश्चित करना आपकी भी ड्यूटी बनती है, सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी की नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड मस्ट टेक रीजनेबल स्टेप्स, ठीक है। इंश्योर्ड जो है वो रीजनेबल स्टेप्स उठाने चाहिए उसे टू मिनिमाइज द लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, और डैमेज टू द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी, अदरवाइज द क्लेम फॉर द इंश्योरेंस कंपनी मे बी लॉस्ट। फिर दूसरा एग्जांपल मैं बताती हूँ। मान लो आपने फायर इंश्योरेंस करवाया हुआ था और आपके गोदाम में आग लग जाती है, तो आप खड़े खड़े तमाशा नहीं देखेंगे कि सारा गोदाम जल रहा है कि कोई बात नहीं जलेगा तो जलने दो, मुझे तो क्लेम के पैसे मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि आपको ये कोशिश करनी है कि आप जितना जल्दी हो सके फायर ब्रिगेड बुलाएं और आग को ख़त्म करवाएं ताकि आप बचा सकें अपने गुड्स को। तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप किस तरीके से लॉस को मिनिमाइज़ करते हैं। क्योंकि अगर किसी भी कहीं से भी अगर इंश्योरेंस कंपनी को पता चल गया कि आपने कोशिश नहीं की थी जलते हुए माल को बचाने की, गुड्स को बचाने की, तो फिर वहाँ पर वो आपको क्लेम देने से मना कर सकती है, ठीक है। तो बेटा ये हमने प्रिंसिपल्स कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस।